एवरीवन, टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ की टेस्ट सीरीज चल रही है। आज हमारा टेस्ट 2 हुआ था, उसका सोल्यूशन हम कुछ लेकर आए हैं आपके सामने। आप चाहें तो हमारी ये टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2 पेपर हुए, टोटल 20 पेपर्स लिए जाएंगे। काफ़ी स्ट्रिक्ट मैनर में ये टेस्ट सीरीज चल रही है। एक पर्टिकुलर टाइम जो आपको दिया जाता है उसी पर टेस्ट होता है और फिक्स 1.5 घंटे बाद आपका टेस्ट बंद हो जाता है। क्वेश्चन पेपर वहाँ से डिलीट हो जाते हैं और शाम को जब आंसर की आती है तो आपको मैच करके वो देना होता है। और उसके बाद हम जो बच्चे अटैम्प्ट करते हैं जनरली उनकी रैंक भी डिस्क्लोज करते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो टेस्ट हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उनके सोल्यूशन जानते हैं। दोनों ही लैंग्वेज में होंगे। 10 क्वेश्चन रैंडमली सेलेक्ट किए हैं। चलिए देखिए। वेरी गुड क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन कितना अच्छा आया है कि जो स्टेटमेंट है क्या 91 एंड 92 दोनों को एक साथ पढ़ना चाहिए, और इसका रीज़न जो दिया हुआ है वो है कि बोथ सेक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा है। इसका आंसर है ए। बोथ ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देखिए क्या है, जो 91 की जो बात की गई है वो कंफर्म करता है 92, इसलिए वो उसको बल देता है, 91 को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह से सपोर्ट करता है। तो ये दोनों ही सेक्शंस जो है एक साथ पढ़े जाने वाले हैं। तो आपका सही आंसर जो हो जाता है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2। बहुत ही अच्छा है। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें आपके सही आंसर तो एक होता है, लेकिन आपके जो अदर ऑप्शन है वो भी आपको 4 कॉन्सेप्ट अलग अलग बताते हैं। देखते हैं क्या कहता है। मैच करना है। सेक्शन 60 जो है वो क्या बताता है, वो क्या बताता है, जुडिशियल नोटिस, ओरल एविडेंस, सेकेंडरी। जो सेक्शन 60 है वो ओरल एविडेंस से संबंधित बताता है कि ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। कैसे होने चाहिए? डायरेक्ट। यदि किसी व्यक्ति ने देखा है, वो कहता है कि मैंने ऐसी चीज़ देखी है, तो वो सिर्फ उसी के द्वारा देखी हुई होनी चाहिए। और 57 क्या कहता है? जुडिशियल नोटिस की बात करता है, तो ये हो गया बी का, ये मैच हो गया। फिर 58 जो है वो किससे मैच कर रहा है? 58 मैच करता है एडमिसिबल फैक्ट से, और 63 सेकेंडरी एविडेंस से मैच करता है। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या बताता है? वेयर डॉक्यूमेंट्स आर मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म प्रोसेस, प्रिंटिंग, लिथोग्राफ। तो देखिए बिल्कुल अच्छा है। जिसने भी ये सेक्शन डायरेक्टली पढ़ा, बहुत ध्यान से पढ़ा है, तो वो अच्छे से आंसर दे सकते हैं। क्या कहता है ये? जो भी कोई यूनिफॉर्म प्रोसेस से, कोई जैसे प्रिंटिंग से, जैसे न्यूज़पेपर बनते हैं, हज़ारों न्यूज़पेपर एक दिन छपते हैं, तो उस तरह से बनने वाले क्या होते हैं? प्राइमरी एविडेंस एज टू द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसके? अदर वाले। जो अदर है, 1000 कॉपीज बनी हैं, उसके क्या होंगे? वो प्राइमरी होंगे। और ये लास्ट पॉइंट है। टोटल जो है प्राइमरी एविडेंस, उसमें 4 तरह के एविडेंस बताए गए हैं। क्या क्या होते हैं प्राइमरी एविडेंस? 4 तरह के। उनमें जो लास्ट पॉइंट है वो यही है। नेक्स्ट है ड्यू एग्जीक्यूशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी। ओके, पावर ऑफ अटॉर्नी जो है किसके सम्मुख प्रस्तुत की जाए, जो क्या बताती है? वो ड्यू एग्जीक्यूशन और ऑथेंटिसिटी बताती है। तो वो है नोटरी, जज, मजिस्ट्रेट, और उसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि इंडियन काउंसिल, वाइस काउंसिल। ये सभी क्या बताते हैं कि अगर इनके सम्मुख किसी अटॉर्नी को प्रस्तुत किया गया है, एग्जीक्यूट किया गया है, तो वो कैसी है? एक्यूरेट है। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इन प्रॉपर कस्टडी राइज टू द ऑप्शन। ओके, सेक्शन 90A का पूछा है कि कितने पुराने होने चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स। तो कितने पुराने होने चाहिए? 5 साल पुराने होने चाहिए। 90A में 5 ईयर्स पुराने डॉक्यूमेंट्स, और 90 में 30 वर्ष पुराने डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है सेक्शन 88A एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। 88A की बात कर रहा है, तो पहले तो पता हो कि 88 क्या है। तो देखिए 88 जो है वो आपको बताएगा टेलीग्राफिक जो मैसेज होते हैं, जो टेलीग्राम किया जाता है, टेलीफोन टेलीग्राफ किया जाता है, एंड तार जिसे कहते हैं, तार वाले जो मैसेज है उसके संबंध में अवधारणा बताता है। और वो क्या अवधारणा होता है? कि जैसा मैसेज वहाँ से भेजा गया था वही एज इट इज़ रिसीव हुआ है। ये नहीं कि आपने लिख के भेजा था आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, और वहाँ पर लिख के आ गया आई एम सफरिंग फ्रॉम टीबी, ट्यूबरक्लोलोसिस और कैंसर और समथिंग एल्स। ऑलराइट। तो ये, और वेरी इंपॉर्टेंट इसमें जो कॉन्सेप्ट ध्यान रखने का है कि जो प्रिजम्पशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ मैसेज के बारे में प्रिजम्पशन है, ना कि भेजने वाले के बारे में। तो जो ये ऑप्शन नंबर बी है, पर्सन बाय होम मैसेज इज सेंट, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। वहाँ पे दिया हुआ है साफ सेक्शन में। तो जब ये गलत है, और तो
सी वाला हो नहीं सकता और डी वाला भी नहीं हो सकता। तो क्या है आंसर? ए। इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगर आपको एज इट इज आंसर याद ना हो तो आप एलिमिनेटिंग जो मेथड होता है कि बाकी के जो ऑप्शन है उनको माइनस करते जाएं, उस पैटर्न से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है। प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 90 कैन बी ड्रॉन इन रेस्पेक्ट ऑफ ओरिजिनल। यस, ओरिजिनल के बारे में ही ये प्रावधान है, उपधारणा है। वरना बताइए 30 वर्ष पुरानी सर्टिफाइड कॉपी को कौन प्रूफ करता फिरेगा, और इतना समय है क्या किसी कोर्ट के पास? चलिए नेक्स्ट है टोटल प्रोविजो ऑफ अंडर सेक्शन 92। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कहता है 92 कहता है यदि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी इन राइटिंग और वो 91 के प्रावधान के अकॉर्डिंग प्रूफ की जा चुकी है, तो उसे वेरी करने के लिए, ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए उन फैक्ट्स को कोई भी ओरल एविडेंस ग्राह्य नहीं होगा, नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, तो ये वही पूछ रहा है, ये प्रश्न उन अपवादों को पूछ रहा है। टोटल 6 जो है वो वहाँ पे प्रोविज़ो हैं। देखिए अगर नहीं पता है तो आप जाके तुरंत देखिए कि क्या क्या है वो प्रोविज़ोज। डॉक्यूमेंट इनवैलिड है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है, कंडीशन सब्सिक्वेंट है, कंडीशन प्रेसिडेंट है, कस्टम है, ये सारी बातें वो बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 164 सीआरपीसी के बारे में उपधारणा। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये वैसा नहीं है डायरेक्टली पूछा जाने वाला, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है कैसे जो बैरक में लिखा हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 164 सीआरपीसी में है क्या। कन्फेशन से संबंधित जो है बयान है वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। कौन करता है? मजिस्ट्रेट करता है। और वो कैसे होते हैं? वैलिड होते हैं। उसकी कुछ एसेंशियल कंडीशंस भी बताई गई है। तो जो सेक्शन 80 है, सेक्शन 80 है वो क्या बताता है? वो ये उसमें जो लिखा हुआ है कि विटनेस के वो हो, एविडेंस हो, रिकॉर्ड हो, प्रॉपर मैनर में हो, जैसे विधि ने बताया वैसे हो। और वहीं पे जो पैराग्राफ है उसकी नीचे से दूसरी तीसरी लाइन में आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है कन्फेशन बाय एनी प्रिजनर। तो इसका मतलब 164 कहाँ पे फिट हो गया? वहाँ 80 के लास्ट की दूसरी तीसरी लाइन में। इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें 164 के बयान कहाँ पर होंगे, कहाँ पे है प्रिजम्पशन? सेक्शन 80 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10। मैप्स रिलेटेड क्या कहाँ कहाँ प्रोविजन है? अब देखिए, अब बच्चे बहुत तरह तरह की बातें करते हैं, फिर कुछ कह दो तो वो चीज़ हो जाती है। देखिए ये प्रश्न मैंने पूछा था पिछले वाले वीडियो में, जब मैंने काफ़ी तरह के प्रश्न बताए थे। तो ये मैंने प्रश्न पूछा था कि मैप से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ पर है पूरे एविडेंस एक्ट में, और ये भी बताया था कि कस्टम से संबंधित प्रावधान कहाँ कहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं 83 में क्या है? शेल प्रिज्यूम। और 87 में क्या है? मे प्रिज्यूम। और 36 में क्या बताता है? स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही हो जाएगा? और ये डी, ऑल, ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हो गए, अब हम हिंदी के 10 क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन डिफरेंट है, हमारा जो टेस्ट सीरीज है वो दोनों लैंग्वेज में चलता है। अब देखिए क्या कहता है 85A में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वर्ड यूज़ किया गया है वो कब प्रतिस्थापित हुआ था? तो आपका एक कॉन्सेप्ट तो यहीं पे क्लियर हो गया कि जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वर्ड है वो ओरिजिनल वेयर एक्ट का मतलब ओरिजिनल अमेंडमेंट का शब्द नहीं है, उसे प्रतिस्थापित किया गया। उससे पहले कोई और शब्द होगा। नया क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कब हुआ था? तो 2008 में ये जुड़ा था। अब आता है 85B में जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो कब, किस शब्द को हटा के वहाँ पर जोड़ा गया है? तो देखिए ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन का नेक्स्ट आंसर, ये अंकीय हस्ताक्षर, डिजिटल सिग्नेचर पहले वर्ड था, उसे हटाया और क्या कर दिया वहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर को हटा के। नेक्स्ट है अध्याय 6 क्या बताता है? अध्याय 6 जो है किससे बारे में साफ पूछ रहा है? दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के बारे में है। कोई इसमें टेक्निकल नहीं है। आपको दस्तावेज सॉरी अपना आपको अध्याय के नाम भी पता होने चाहिए। एविडेंस की जो मेरी फर्स्ट क्लास थी यूट्यूब पे मेरा जो वीडियो आया था उसमें पहले मैंने इंडेक्स ही बताया है, आप जाके वहाँ देखें वो वीडियो। आरजेएस की प्लेलिस्ट में एविडेंस एक्ट का इंडेक्स बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। नेक्स्ट है यदि कोई संविदा कई पत्रों में है तो वे सभी पत्र क्या हैं? जिन सब में वो है वो सभी साबित करने होंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन का, लेकिन अगर आपने इलस्ट्रेशन पढ़ा है तभी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप 100% चांस है आप इसमें कंफ्यूज होंगे ही होंगे। तो ये किसका इलस्ट्रेशन है? सेक्शन 91 का इलस्ट्रेशन ए है। आज ही खोल के देखिएगा बेयर एक्ट। नेक्स्ट है यदि एक विनिमय पत्र 3 परतों में है तो सभी को साबित करने की जरूरत नहीं है, केवल एक परत को, किसी एक को भी साबित किया जा सकता है।
और ये है 91 का इलस्ट्रेशन सी, ग नंबर का इलस्ट्रेशन है। नेक्स्ट है ख क के साथ हैदराबाद जाने के लिए करार करता है यह तथ्य कि वह कौन सा हैदराबाद है, दक्षिण का या एक सिंध का, दो हैदराबाद है। तो यह दृष्टांत किस धारा से संबंधित है, फिर से वही दृष्टांत वाला प्रश्न 96 इलस्ट्रेशन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, धारा 96। नेक्स्ट है अधिवक्ता के बारे में। बिकॉज देखिए ये एपीओ का एग्जाम है, एपीओ का एग्ज़ाम है, तो आप गांठ बांध लीजिए आज ही। सीआरपीसी, सीपीसी और इसमें जितने भी अगर अधिवक्ता से संबंधित जितने भी प्रावधान है किसी भी एपीओ के एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हैं तो उन्हें बहुत अच्छे से करके जाइएगा। 100% क्वेश्चन वहाँ से आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं क्या है ये। अधिवक्ता से संबंधित जो भी है वो है 57 की सब क्लॉज 12 जो है, आप जाके देखिए वहाँ अधिवक्ता के नाम के बारे में जिक्र किया गया, उनके बारे में भी न्यायालय अवीक्षा कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से गलत को छांटना है। जो ये देखिए फिर से आपके चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होंगे। गलत को छांटने की जब बात कर रहे हैं तो आंसर बता देती हूँ। सबसे पहले तो ए आंसर बिल्कुल सही है 64, क्योंकि जो सेक्शन 64 है उसमें क्या कहा गया है, दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना, ये है करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, दस्तावेज की अंतर्वस्तु का सबूत, और ये कहाँ पे है, ये तो 61 में है कि जो दस्तावेज की अंतर्वस्तु किससे प्रूफ की जा सकेगी, प्राथमिक से या द्वितीयक से। ये कहाँ गया लिखा हुआ है, ये 61 में लिखा हुआ है। और 59 में क्या लिखा हुआ है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवा सब चीज़ें मौखिक से प्रूफ कर सकते हैं। तो वही आपको 59 भी क्लियर हुआ, 61 भी क्लियर हुआ, और 64 में गलत चीज़ है तो ये भी क्लियर हो गई। 65 बिल्कुल सही है, द्वितीय साक्ष्य से संबंधित है। 66 सूचना के बारे में नियम बताता है, और 75 में क्या है, प्राइवेट दस्तावेज। 74 में लोक दस्तावेज और 75 में प्राइवेट दस्तावेज। नेक्स्ट है ये अधिनियम को गवर्नर जनरल की मंजूरी कब मिली थी, तो 15/3/1872 को मिली थी। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया 1 सितंबर 1872 को तो क्या हुआ था, एनफोर्स हुआ था, लागू हुआ था। और 15 मार्च को क्या मिली थी, मंजूरी मिली थी। और एक और एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 को ही एनफोर्स हुआ है। आज का होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में आंसर करें अगर ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो। 1 सितंबर 1872 को एनफोर्स होने वाला और कौन सा अधिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद में धारा 73 की संवैधानिकता को संविधान के अनुच्छेद 20(3) के अतिक्रमण के आधार पर चुनौती दी गई। तो सबसे पहले तो आंसर बता दूं, मुंबई राज्य बनाम कालीकाठू उगड़ वाला जो केस है वो उसमें हुआ था। अब इसका बेस बता देती हूँ क्या है। 73 ये है कि कोर्ट कंपेयर कर सकता है किसी पर्सन की हैंड राइटिंग, और वो क्या करेगा, पहले से लिखी हुई हैंड राइटिंग नहीं, पर्सन आएंगे कोर्ट में, उनको बोलेगा कि आप लिखिए, उसको डायरेक्ट करता है कि कुछ भी आप लिखिए, और लिखेगा उसके सामने, कोर्ट उसे कंपेयर करता है। अब 20(3) में क्या है कि उसको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो उस चीज़ को प्रोटेक्शन इस केस में इसका लाभ लेने की कोशिश की थी 20(3) का, कि आप उसे मजबूर नहीं कर सकते लिखने के लिए, क्योंकि वो उसके खिलाफ क्या हो जाएगी, गवाही हो जाएगी। लेकिन देखिए आप 20(3) में एनी पर्सन नहीं है, वहाँ एक पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसको गवाही देने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और 73 में एनी पर्सन वर्ड यूज है, तो वहाँ पर देखिए विटनेस भी आ जाता है, एक्यूज्ड भी आ जाता है, अदर अन्य रेलेवेंट पर्सन भी आ जाते हैं, इवन एक्सपर्ट भी आ सकता है, कोई भी पर्सन आ सकता है, किसी को भी कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल आधार नहीं था इसमें, हालांकि कैंसिल हो गया, लेकिन केस तो है, इम्पॉर्टेंट केस भी है। और तो इस तरह से ये होती है हमारे 20 क्वेश्चन, 10 हिंदी, 10 इंग्लिश। आप हमारा जो ये है वो ज्वाइन भी कर सकते हैं, और हमारी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिया हुआ जो नंबर है इस वीडियो को देखने के लिए। और आज का होमवर्क आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। थैंक यू सो मच।